बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। एज इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने लगे हैं कार्बोकेटाइन एंड देयर स्टेबिलिटी। 3 नंबर के इसके आने के चांसेस होते हैं। कार्बोकेटाइन होता क्या है? एक ऐसा कार्बन जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता हो। कौन सा कार्बन? जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता हो और 3 एटम से अटैच हो। कोई से 3 एटम हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, कार्बन भी हो सकता है। तो ऐसा कार्बन जो 3 एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से अटैच हो। यहाँ पर मैंने जो बताया ये है 3 एटम्स हैं और ग्रुप ऑफ एटम से अटैच भी हो सकता है, जैसे सी है। यहाँ पर मैं CH3 लगा देता हूँ, यहाँ पर H लगा देता हूँ, यहाँ पर CH3 लगा देता हूँ और चार्ज प्लस। तो एक ऐसा कार्बन जो 3 एटम से या 3 ग्रुप ऑफ एटम से अटैच हो और उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, उसको हम कहेंगे कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब इनकी स्टेबिलिटी पे डिस्कशन करते हैं। अब स्टेबिलिटी इनकी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? हाइपर कॉन्जुगेशन में। स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है? सबसे पहले तो इसको देखते हैं। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन को कहते हैं नो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस तो आपने पढ़ा है ना पिछले टॉपिक में। अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन को समझ सकते हैं जाते हैं तो फिर आपके लिए ये स्टेबिलिटी को समझना कुछ मुश्किल नहीं है। नो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। अब हम इमेजिन करते हैं हमारे पास ये कार्बन है जिस पर प्लस चार्ज है और इधर एक और कार्बन है, इसके साथ क्या अटैच हैं जी? 3 हाइड्रोजन। इसके साथ हम इमेजिन कर रहे हैं 2 हाइड्रोजन है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगी? देखें ये प्लस चार्ज कैसे आया। प्लस चार्ज ऐसे आया होगा कि कहीं ना कहीं CH3 CH2 Cl, ये जो क्लोरीन है, जो हैलोजन है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया होगा। तो कार्बन के पास जो है वो एक वैकेंट p ऑर्बिटल बन गया होगा। वैकेंट p ऑर्बिटल, जिसकी वजह से इस पर प्लस चार्ज है, यानी एक p ऑर्बिटल इसके पास एम्प्टी पड़ा हुआ है। अब इस p ऑर्बिटल के साथ क्या हो सकता है? यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इसको भी मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। ऑर्बिटल डायग्राम बना देता हूँ मैं इसकी। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। तो इधर से ये देखें, ये सिग्मा बॉन्ड है ना, हाई सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड होते हैं 3। ये क्या करते हैं? इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया। तो इसी को कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी नो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। इसमें ये इलेक्ट्रॉन या जो हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो s p ऑर्बिटल में आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? यहाँ पर ये हाइड्रोजन स्टेबल हो जाता है। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। इसको हम एक और तरह से समझते हैं। देखें, अगर यहाँ पर आप फर्ज करें आप ये वाला काम नहीं करना चाहते, दूसरा समझना चाहते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है। अल्फा कार्बन तो आप समझ आ गए, ये अल्फा कार्बन होता है। उसके बाद ये आपके पास आ जाता है जो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इमेजिन हम क्या करते हैं कि इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन इधर देता है और खुद यहां से चला जाता है और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये वाला कार्बन स्टेबल हो जाएगा, ये कार्बन स्टेबल हो जाएगा।
ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। अब ये वाला अल्फा हाइड्रोजन ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, ये वाला हाइड्रोजन भी जा सकता है। तीन ऑप्शन है, तीनों में से कोई एक हाइड्रोजन यहाँ से जा सकता है, जिसकी वजह से ये कार्बन जो है इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा और इस पे स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो हमने यहाँ से क्या रिजल्ट निकाला कि अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर स्टेबिलिटी है। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला आपके पास आ गया C, यहाँ पे आ गया एक और C, यहाँ पे आ गया एक और C, इधर भी 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है एंड इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है। ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, क्योंकि इसके साथ ये अटैच हैं। अब कितने हाइड्रोजन हो गए अल्फा हाइड्रोजन? 3 और 3 6। अब इसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और चांसेस बढ़ जाएंगे कि इसके प्लस चार्ज को ख़त्म करने के लिए 6 हाइड्रोजन आ सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। तो आपकी बुक में वर्ड यूज़ हुआ है कि ये जो कार्बन होता है ये स्टेबल हो जाता है, किस वजह से? अल्काइल ग्रुप की वजह से और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। ठीक है, तो आसान अल्फाज में इसको आप कैसे कर सकते हैं? यहाँ 3 CH3, ये 3 अल्फा, ये 3 अल्फा, ये 3 अल्फा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, प्लस चार्ज है। अब इसके पास कितने आ गए हैं? 3 3 6 9 हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ये तीनों अल्फा कार्बन है ना। तो 9 इसके पास हाइड्रोजन आ गए, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। हाइपर कॉन्जुगेशन आपको समझ आ गई होगी कैसे होती है कि नो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, नो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। अब ये 3 वाला है, टर्शरी कार्बन है, तो इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। और अगर 2 आप ले लेते हैं कार्बन इसके साथ लगा लेते हैं, कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो फिर इसकी स्टेबिलिटी इससे कम आ जाएगी। इसी तरह अगर हम चलते हैं, एक अल्फा हाइड्रोजन लगा हो, CH3 एक ही लगा हो, तो फिर स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। उसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं, इसकी स्टेबिलिटी आगे, इसको मज़ीद आगे क्या लिख देता हूँ मैं, लेस देन यहाँ लिखना है। और ये आपके पास है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन कोई भी नहीं है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? जो इस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोकार्बन। यहाँ तो अल्फा कार्बन ही कोई नहीं है। ठीक है, तो अल्फा कार्बन जब कोई नहीं है तो फिर इसकी तो अल्फा हाइड्रोजन भी कोई ना हुए, इसलिए ये सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? टर्शरी, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है। और ये क्या है? उससे कम क्या है? सेकेंडरी, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इसके मुकाबले में कम है। इससे कम ये है, इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन और कम है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, इसलिए इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं है। तो ये इसका जो ऑर्डर है, आपको उम्मीद है इससे आपको जल्दी समझ आ गया होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है कार्बोकेटाइन पे। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो फिर इसको मैं कैसे वाइंड अप कर सकता हूँ? आपसे पूछा जा सकता है ना, टर्शरी क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। अगर ना भी पूछें तो आपको कंसेप्ट अगर आ जाता है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। देन सेकेंडरी, तो आप क्या जवाब देंगे? 2 जवाब दे सकते हैं। नंबर 1, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है, हाइपर कॉन्जुगेशन वो मैं आपको बता चुका हूं क्या होती है। कॉन्जुगेशन इज मोर इन
टर्शरी, एक तो ये रीज़न है। और हाइपर कंजुगेशन क्यों ज़्यादा होती है? अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर ग्रेटर इन टर्शरी। कितने होते हैं जी? टर्शरी में 9 होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको, ये आपके पास आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैसे बढ़ती है जितने ज़्यादा आप अल्काइल ग्रुप बढ़ाते जाते हैं। तो ये आपको मैंने अभी तफसील से बता दिया है कैसे जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ती है और स्टेबिलिटी जो है वो उनकी कैसे इंक्रीज होती है। तो आप दोबारा इसको देख लें, ये कार्बन है, ये एक कार्बन जिसपे प्लस चार्ज है, इसका जो पी ऑर्बिटल है वो एम्प्टी हो गया है क्योंकि हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएंगे जी? हाइड्रोजन। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं कि हाइपर कॉन्जुगेशन होती क्या है। अब इसमें ये हाइड्रोजन है, इसमें ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है, मैं इसकी ऑर्बिटल डायग्राम बनाई है। तो ये जो पी ऑर्बिटल एम्प्टी है इसका, इसमें से इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करना शुरू हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। सिर्फ आपने इसको समझना है ताकि आप आंसर दे सकें कि वाई का जो टर्शरी जो है वो कार्बोकैटायन क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होती है। इंडक्टिव का भी कहते हैं लेकिन इंडक्टिव से ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन का रोल होता है। इंडक्टिव क्या होती है जी? ये इसको इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देता है, वही बात है। लेकिन आपने ये कंसेप्ट हाइपर कॉन्जुगेशन का जहन में रखना है। तो आपको ये जो उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है पेज नंबर 175 पे ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म, पहले तो हम देखते हैं इसका नाम क्या रखा, क्यों रखा गया है और इसका 1 का क्या मकसद है, S का क्या नाम, S का क्या मीनिंग है, ये सब चीजें। तो S जो है वो फॉर होता है सब्स्टिट्यूशन, N इज फॉर न्यूक्लियोफाइल और 1 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, 1 होता है यूनिमॉलिक्यूलर। 1 क्या होगा? यूनिमॉलिक्यूलर। तो ऐसे रिएक्शन, ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो के यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जो कंप्लीट हो 2 स्टेप्स में। कंप्लीट कितने स्टेप्स में होते हैं? 2 स्टेप्स में। कंप्लीट इन 2 स्टेप्स आर कॉल्ड SN1 मैकेनिज्म या SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो SN1 की आपने देखे S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 जो है वो यूज होता है यूनिमॉलिक्यूलर। अब यूनिमॉलिक्यूलर क्यों होता है ये हम मैकेनिज्म में देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। चलें हम सपोज करते हैं हमारे पास एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड या हेलोजन अल्काइल है। यहाँ पर मैं R1 कर देता हूँ, यहाँ पर R2, यहाँ पर R3, कोई भी है, ठीक है। अब मैकेनिज्म में करा रहा हूँ मैकेनिज्म। तो पहले स्टेप में क्या होता है? स्लो आयोनाइजेशन होती है, तो हम लिखेंगे स्लो स्टेप है, आयोनाइजेशन होती है इसमें। तो इसमें क्या होगा? आयोनाइजेशन का मतलब है ये हेलोजन बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाना है इसने, तो बाकी क्या बच गया आपके पास? C बच गया। इस पे R1 कर दें, इसको R2 कर दें, फर्क कोई नहीं पड़ता, कोई भी नाम दे दें, चार्ज आ गया प्लस और हेलोजन। पहले स्टेप में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन। अब ये यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहा गया है? हमने फर्स्ट ईयर में देखा था जो स्लो स्टेप है उससे हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं।
क्या निकालते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये पहला स्टेप स्लो है। दो स्टेप हों तो पहला स्टेप स्लो होता है। अब ये पहला स्टेप क्या है? स्लो है। ठीक है, तो स्लो स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल, ये सिर्फ अल्काइल हैलाइड ही इसमें इन्वॉल्व है, इसमें और कोई चीज नजर नहीं आ रही आपको, अल्काइल हैलाइड नजर आ रहा है जो कि आयोनाइजेशन में जा रहा है। ठीक है, चूंकि स्लो स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए इस मैकेनिज्म को, इस रिएक्शंस को कहते हैं SN1 मैकेनिज्म। यूनी मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? वन। कि स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स आपके हिस्सा ले रहे हैं, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनी मॉलिक्यूल का मतलब भी आपको पता चल गया होगा कि वन मॉलिक्यूल जो है वो इन्वॉल्व है किसमें? इन प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन या फर्स्ट स्टेप में। अब उसके बाद बारी आ जाती है न्यूक्लियोफाइल की। दूसरा स्टेप आप लिखते हैं इसका, ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्बन, इसी को मैं वापस लिख रहा हूँ R1 R2 और R3। इधर आ गया हूँ मैं, इधर आ गया हूँ, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर बल्कि न्यूक्लियोफाइल को हम यहाँ लिख देते हैं। नीचे तो नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, न्यूक्लियोफाइल हम कहाँ लिख देते हैं? यहाँ, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा हो। तो न्यूक्लियोफाइल आ गया जी नीचे, यहाँ पे, इस पे दो डॉट डाल दिए। अब न्यूक्लियोफाइल के पास चांस क्या है? सामने से आए। न्यूक्लियोफाइल के पास चांस क्या है? बैक से आए। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं न्यूक्लियोफाइल के आने की। जहां से लिविंग ग्रुप ने छोड़ा है उसको फ्रंट पार्ट कहते हैं, और जो दूसरा हिस्सा होता है उसको बैक पार्ट कहते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या चांसेस हैं उसके पास? यहां से भी आए और यहां से भी आए, दो काम कर सकता है, बैक से भी आए। ठीक है, अब बैक से आएगा तो फिर क्या होगा? बैक से आया तो फिर न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैच होगा? पीछे अटैच होना है, R1 R2 और R3। अगर आता है बैक से, यहाँ +4 लिखना था, ये बैक से आया। अगर आता है फ्रंट से तब क्या होगा? तब ये ऐसे कुछ होना है कि कार्बन के आगे अटैच होना है न्यूक्लियोफाइल ने। ठीक है, R1 R2 और R3, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं न्यूक्लियोफाइल के आने की। ठीक है, अब फ्रंट से आया तो फिर न्यूक्लियोफाइल आगे अटैच हुआ। तो इसमें जैसी शेप इसमें थी, हेलोजन कहाँ था? आगे था, यहाँ भी आगे है। तो यहाँ पर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। इसको हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और चूंकि वो बैक से अटैच हो गया है ना, उलट हो गया है, हेलोजन तो आगे था लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? बैक से अटैच हो गया है। तो इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या कहेंगे? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तरतीब जो है वो रिवर्स हो गई है। तो अगर फ्रंट से आता है तो इसमें देखें दो चांसेस हैं इसके, 50% चांसेस हैं कि वो आगे से आएगा, 50% चांसेस हैं पीछे से आएगा। दो काम हो रहे हैं, आगे से आएगा तो रिटेंशन होगी, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी जो अल्काइल हैलाइड की थी। पीछे से आता है तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्स हो जाएगी। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि वो कहाँ से आए, चांसेस कितने हैं, किधर से, हमें कैसे पता चला वो फ्रंट से आएगा या बैक से आएगा? तो इसका आंसर है स्टेबिलिटी में। इसका आंसर क्या है? स्टेबिलिटी। ठीक है, पहला काम, इफ कार्बो कैटआयन इज स्टेबल, अगर स्टेबल होगा तो फिर कार्बोकैटायन जो है वो कहां से आएगा? फ्रंट से आएगा। देन न्यूक्लियोफाइल विल अटैक
फ्रॉम द साइड ऑफ लीविंग ग्रुप, जो लीविंग ग्रुप था जहां से वो गया था वहीं पे उसने अटैच होना। कब होगा? जब कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। अब कार्बोकैटायन स्टेबल कब होता है? जैसे ये आपके पास टर्शरी है वो मोस्ट स्टेबल है, सेकेंडरी से सेकेंडरी ज़्यादा है, प्राइमरी से और प्राइमरी ज़्यादा है सिंगल से। ठीक है, इसका मतलब है अगर टर्शरी होता है तो फिर स्टेबल होगा ना, वो स्टेबल होना है तो फिर कहाँ से आना है इसने, कार्बो न्यूक्लियोफाइल ने फ्रंट से आना है। अब रिवर्स काम, अगर कार्बोकैटायन अनस्टेबल है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा? फ्रॉम दिस अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप, फ्रॉम दी अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। यानी अगर लिविंग ग्रुप तो ज्यादा ही फ्रंट से है ना, तो ये फिर बैक से आएगा। ये दो सिनेरियो हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देखें, ये दो बातें आपसे पूछी जा सकती हैं कि आपको कैसे पता चलना है कि भाई न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से आएगा बैक से आएगा। तो आपने जहन में रखना है स्टेबल हुआ कार्बोकैटायन जैसे टर्शरी है तो फिर फ्रंट से आना है जी इसने न्यूक्लियोफाइल ने, और अगर अनस्टेबल हुआ तो फिर इसने बैक से आना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगली चीज, इसका मैकेनिज्म के बाद देखते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपने देख लिया कि एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है स्लो स्टेप में, और वो कौन सा था? अल्काइल हैलाइड था। इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा अल्काइल हैलाइड या हेलोजन अल्केन पे। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड या कंसंट्रेशन ऑफ हेलोजन अल्केन। कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट्स क्या होती हैं? कंसंट्रेशन ऑफ हेलोजन अल्केन। क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप था हमारा उसमें न्यूक्लियोफाइल का तो काम ही कोई नहीं था। जस्ट क्या हुआ था, एक जो कार्बन है वो स्लो आयोनाइजेशन में गया था, है ना। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो ये कहाँ गया था जी? कार्बोकैटायन में। R1 R2 R3 स्टेप में सिर्फ एक ही चीज थी, स्लो स्टेप था ये, सिर्फ यही था। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसी पे डिपेंड करेगा। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ हेलोजन अल्केन। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। और अगर हम न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो कोई इफेक्ट भी नहीं होगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। उसकी वजह क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। does not rate does not depend upon concentration of न्यूक्लियोफाइल में शॉर्ट करके लिख रहा हूं टाइम आपका बचाने के लिए, ठीक हो गया। तो ये हमारा इसका मैकेनिज्म था। तो और दूसरा जो आपने देखना था कॉन्फ़िगरेशन, वो भी मैंने आपको समझा दी है कि यहाँ चूंकि ये नज़र आ रहा है आपको टर्शियल अल्काइल हैलाइड यूज हो रहे हैं SN1 मैकेनिज्म में। अब आपको यहाँ से बहुत सारी बातें पता चली हैं। पहला देखें, दो स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, अगले स्टेप में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल आ जाता है इधर, है ना, प्लस न्यूक्लियोफाइल। तो दो स्टेप में कंप्लीट हुआ ये, इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये दो स्टेप में कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा इसमें हमने देखा था 50% चांस है न्यूक्लियोफाइल के बैक से आए, 50% चांस है न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से आए। तो 50%
चांसेस हैं इसकी कन्फिग्रेशन होनी है और 50% नहीं होनी। जो न्यूक्लियोफाइल है आपके पास अल्काइल हैलाइड है उसमें क्या है 50% इन्वर्जन होगी किसकी ऑफ कन्फिग्रेशन। 100% नहीं होगी कि क्योंकि 50% चांस ये हैं बैक से है, 50% चांस क्या है फ्रंट से है। 50% रिटेंशन होगी अगर वो फ्रंट से आता है तो। ये एक और बात आपको पता चली। पहला देखें इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के रेट जो है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। 50% चांस क्या है इन्वर्जन होगी कन्फिग्रेशन में और 50% चांसेस क्या है रिटेंशन होगी कन्फिग्रेशन में। ठीक है, तीन आपको कितने पॉइंट्स इसके मिलते जा रहे हैं और इसके अलावा ये कितने स्टेप में कंप्लीट होता है 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में स्लो आयोनाइजेशन होती है, दूसरे स्टेप में क्या होता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो इस तरह से आप इसके बहुत सारे पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है।